नमस्कार दोस्तों, 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी जब 2024 लोकसभा चुनावों से पहले टीवी चैनल पर जाकर ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सफाई दें तो इससे यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर आप पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की ओर से उठाए गए इन 4 कदमों पर नजर डालें तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और फिलहाल वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कारण नंबर 1। चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी को अपने वेबसाइट पर साझा किया। इसके बाद एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आए जिससे पता चला कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सत्ता में आई बीजेपी ने इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठाया और ऐसे कई लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया जिनके यहां पर ईडी और सीबीआई की ओर से रेड किया गया था। अब जब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस पर सफाई देते खुद नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से पीएम मोदी के इस बयान को सुने दोस्तों, तो आप वो इस बात का क्रेडिट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ओर से शुरू किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण ही अब पता चल पा रहा है कि किसने कितना चंदा दिया है। लेकिन इनकी ही सरकार ने इस मामले की सुनवाई के समय कहा था कि जनता को सारी जानकारी जानने का हक नहीं है और यह बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। इसके साथ ही एसबीआई की ओर से भी पूरी कोशिश की गई थी कि इस जानकारी को, इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसको कितना चंदा दिया, इस जानकारी को वो चुनावों के बाद जारी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कारण एसबीआई ने सारी जानकारी साझा की और अब जब पूरा सच सामने आ गया है तो प्रधानमंत्री मोदी अब इलेक्टोरल बॉन्ड का क्रेडिट लेने और अपनी सफाई देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब पीएम मोदी के बैकफुट होने पर जो दूसरा कारण है वो आपको बताते हैं। कारण नंबर 2। हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किस तरह से केवल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ किया जाता है। इनमें से कई लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं और जो नहीं जुड़ते उन्हें डराने का काम किया जाता है। अब जब यह भी एक चुनावी मुद्दा बन चुका है और यह साफ हो चुका है कि ईडी और सीबीआई केवल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी इस पर भी सफाई देते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को आप निर्मला सीतारमण के उस बयान से जोड़कर देखिए जहां पर उन्होंने हाल ही में कहा कि किसी के खिलाफ चाहे कोई भी आरोप क्यों ना हो, बीजेपी की ओर से ही क्यों ना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो, उन सभी का बीजेपी अपने पार्टी में स्वागत करेगी। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome. Even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Yes. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. दोस्तों, इस बयान से ही बीजेपी का जो असली चेहरा है वो साफ हो जाता है। प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं, उनकी पार्टी करती कुछ और है। अब आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के बैकफुट पर होने का कारण नंबर 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसले से जहां बीजेपी की फजीहत हुई है तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में करीब 600 लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे हैं और कोर्ट की विश्वसनीयता को कम कर रहे हैं। अब जहां सीजेआई को पत्र लिखना एक कॉमन प्रैक्टिस है तो वहीं इस पत्र के पीछे की राजनीति तब समझ आती है जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और कांग्रेस की ओर से दबाव बनाए जाने की बात वो करते हैं। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए किसी भी शख्स को यह बात शोभा देती है कि वो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही आरोप लगाना शुरू कर दें? तो ये वाकई आरोप वकीलों की ओर से लगाए गए या फिर ये राजनीति के तहत किया गया, इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियां सामने आने लगी, इस पत्र के जरिए पीएम सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, यह पत्र ही बताता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर दोस्तों कितनी डरी हुई है। और मोदी के बैकफुट पर होने का कारण नंबर और आखिरी कारण है कारण नंबर 4। जब खुद अपने बलबूते पर ना जीत सको तो विपक्ष के लोगों को डराओ। पिछले कुछ समय में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, के कविता और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को जेल भेजा गया।
कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। मुंबई में जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर का नाम लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान किया, उन्हें 1 घंटे के भीतर ईडी की नोटिस भेजी गई। दोस्तों 2018 में स्वीडन बेस्ड वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने भारत में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाह होने की बात कही थी। यह बात 2018 में कही थी। अब हम 2024 में आ गए हैं। आप सोचिए हालात कितने खराब हो रहे हैं। दिन ब दिन हालात इतने खराब होते जा रहे हैं दोस्तों कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए रैली में भी लगभग सभी नेताओं ने लोकतंत्र को बचाने, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर जोर दिया। यानी अब बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से आगे बढ़कर विपक्षी पार्टियां आपको यह बताना चाहती हैं कि कैसे चुनावों में एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना रखते हुए सब कुछ एक पार्टी को जीत दिलाने के लिए की जा रही है। अगर बीजेपी को वाकई 400 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, बार बार वो कहते हैं 400 पार 400 पार 400 पार, अगर वाकई आपको 400 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं, तब वो विपक्ष से इतना क्यों घबरा रहे हैं? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जमीन पर हालात सही नहीं है, इसलिए डराने धमकाने का काम लगातार शुरू है। तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हो रहे इन्हीं कारणों से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी बैकफुट पर है और अब खुद सफाई देकर मुद्दे को रफा दफा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करने में वो सफल हो पाएंगे या फिर विपक्ष अपने मुद्दे लोगों तक पहुंचा पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे दूसरों के साथ साझा करें। आप में से ऐसे कई हैं जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा बना है, लेकिन इतना करना काफी नहीं है दोस्तों। कोशिश कीजिएगा कम से कम कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने की। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।